हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हम अपनी सामान्य अध्ययन की क्लासेस कर रहे थे जिसमें हमारा सामान्य विज्ञान चल रहा था और उसके अंदर हमने रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान कंप्लीट कर लिया। और आज की क्लास से हम शुरुआत करेंगे जीव विज्ञान की। आज की क्लास जो होगी वो आपके जीव विज्ञान की क्लास होगी और इसी से हम जीव विज्ञान की शुरुआत करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। और आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान यानी कि आपका जूलॉजी जो है वो अध्ययन करता है। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है किसका? केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित में व मृत दोनों जानवरों का, जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। तो जो आपकी जूलॉजी होती है ये जंतु विज्ञान के अंतर्गत आपके जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। यानी कि आपका जीवित और मृत जानवर दोनों का ही विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जिसके जनक आपके अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के आपके जनक कौन माने जाते हैं? जंतु विज्ञान के जनक माने जाते हैं अरस्तु। अरस्तु को क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। तो जीव विज्ञान आपके जो जंतु विज्ञान है वो जीव विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंदर जीवित व मृत दोनों जानवरों का अध्ययन किया जाता है। आपके जो जीव विज्ञान होता है इसकी दो शाखाएं होती हैं। जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। एक है आपकी जंतु विज्ञान जिसे आप जूलॉजी बोलते हैं, और एक है आपकी वनस्पति विज्ञान। दूसरी शाखा है आपकी वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जंतु विज्ञान जो है इसे जूलॉजी कहते हैं और जो वनस्पति विज्ञान है इसे बॉटनी कहते हैं। ओके, तो जूलॉजी के अंदर आपके जीवित व मृत दोनों जानवरों का अध्ययन किया जाता है और वनस्पति विज्ञान के अंदर वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जूलॉजी आपका अध्ययन करता है जीवित व मृत जानवर दोनों का। और जूलॉजी के आपके जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो है आपके अरस्तु। अरस्तु को क्या कहते हैं? जनक माना जाता है। अरस्तु को जनक माना जाता है जीव आपके जंतु विज्ञान का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जीवित व मृत जानवर दोनों का अध्ययन जंतु विज्ञान के अंदर होता है जूलॉजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? पारिस्थितिक विज्ञान, आनुवंशिकी, जनांकीकी और आपका वायरस विज्ञान। तो यहाँ पर आपका जनांकीकी जो है आपका डेमोग्राफी, जनांकी यानी डेमोग्राफी। डेमोग्राफी के अंतर्गत आपके जनसंख्या एवं मानव समुदाय के समस्त निर्धारक तत्वों एवं आंकड़ों तथा उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जनांकीकी यानी डेमोग्राफी जो है आपकी उसके अंदर जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से आपका कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपकी खेती दी गई है, दूसरी तरफ आपका खेती का नामकरण है। तो यहाँ पर आपको बताने की कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फसलों की खेती को एग्रोनोमी कहते हैं। सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर और आपके फलों की खेती को कहते हैं पोमोलॉजी। तो यहाँ पर आपका कौन सही सुमेलित नहीं है? ये आपका सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहते। सब्जी की जो खेती है आपकी इसे हॉर्टिकल्चर नहीं कहते। हॉर्टिकल्चर आपकी जो है कृषि की एक विशेष पद्धति है जिसे आपके क्या कहते हैं? बागवानी भी कहते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या है आपकी? ये एक विशेष पद्धति है कृषि की। इसके तहत आपके फलों की कृषि, पोमोलॉजी, सब्जियों की जो आपकी खेती है, सब्जियों की खेती को कहते हैं ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर इसके अंदर आपकी हॉर्टिकल्चर के अंदर ही आपकी फलों की कृषि आती है, पोमोलॉजी सब्जियों की कृषि आती है, ओलेरीकल्चर और आपके फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर भी इसी के अंतर्गत आती है। तो हॉर्टिकल्चर आपका सब्जियों की खेती नहीं है, ये एक विशेष विशेष पद्धति है कृषि की।
विशेष पद्धति है आपकी कृषि की। इसके अंदर हॉर्टिकल्चर सॉरी ओलेरिकल्चर सब्जियों की खेती, फलों की खेती पोमोलॉजी और आपके फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यही सही मैच नहीं था। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं है, सब्जियों की खेती को कहते हैं ओलेरिकल्चर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। एपीकल्चर शहद की मक्खी होती है आपकी, सेरिकल्चर सिल्क वॉर्म को कहते हैं, पिसीकल्चर लाख का कीड़ा, हॉर्टिकल्चर आपके फूल से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी, पिसीकल्चर आपका लाख के कीड़े से संबंधित नहीं है। पिसीकल्चर कहते हैं मछली पालन से संबंधित है। पिसीकल्चर आपके मछली यानी मत्स्य पालन से संबंधित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका पिसीकल्चर लाख के कीड़े से संबंधित नहीं है, पिसीकल्चर मछली पालन से संबंधित है। बाकी आपके ऑप्शन सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है। विटीकल्चर जो है आपकी, उसमें से आपका विटीकल्चर से कौन एक उत्पादित होता है। सिल्क, केंचुए, शहद या अंगूर। तो विटीकल्चर के द्वारा जो आपके उत्पादित होते हैं वो हैं अंगूर। विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन एवं उनके अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है। विटीकल्चर क्या है आपके, उत्पादन अंगूर के उत्पादन एवं अंगूर के अध्ययन से संबंधित, अंगूर के उत्पादन एवं अध्ययन से संबंधित एक विज्ञान की शाखा है जिसे विटीकल्चर कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंगूर की खेती आपकी उत्पादित होती है विटीकल्चर से। विटीकल्चर आपके अंगूर की उत्पादन और इसके अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। वर्मी कल्चर में आपके कौन सा वर्म प्रयुक्त होता है। टेप वर्म, थ्रेड वर्म, सिल्क वर्म या आपका अर्थ वर्म। तो वर्मी कल्चर में आपका अर्थ वर्म प्रयुक्त होता है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहते हैं। ये आपका वर्मी कल्चर जो होता है ये आपका केंचुआ पालन होता है, केंचुआ पालन। केंचुए आपके अर्थवर्म के मल से तैयार खाद ही आपकी वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। और केंचुए के आपके जो केंचुए का मल होता है, केंचुए के मल से तैयार खाद को क्या कहते हैं। केंचुए के मल से तैयार जो खाद होती है, तैयार खाद क्या कहलाती है। तो आपके केंचुए के मल से तैयार खाद कहलाती है वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। तो यहाँ पर वर्मी कल्चर में जो आपका प्रयुक्त वर्म कीड़ा होता है वो आपका अर्थवर्म होता है यानी कि केंचुआ। और वर्मी कल्चर आपके केंचुआ पालन से संबंधित है, वर्मी कल्चर को केंचुआ पालन कहते हैं। और केंचुए के मल से तैयार खाद जो होती है उसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थवर्म आपका वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की जो विधि है उसको क्या कहते हैं। ओंकोलॉजी, जेरेटोलॉजी, टेरेटोलॉजी या आपके अर्नियोलॉजी। तो यहाँ पर इसको कहते हैं आपके जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं के अध्ययन की विधा है। और जो आपके ओंकोलॉजी होती है, ओंकोलॉजी किसकी स्टडी होती है, ये आपकी, ये विज्ञान की वो शाखा है आपकी, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है। कैंसर, आपके कैंसर से संबंधित अध्ययन किया जाता है। कैंसर का अध्ययन, कैंसर का अध्ययन कहलाता है ओंकोलॉजी। नेक्स्ट आपका टेरेटोलॉजी। टेरेटोलॉजी में आपके शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन। टेरेटोलॉजी आपका शारीरिक, शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन, इसको कहते हैं टेरेटोलॉजी।
और नेक्स्ट है आपका अर्नियोलॉजी। अर्नियोलॉजी में आपके बर्ड्स जो पक्षी होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अर्नियोलॉजी में क्या होता है आपके, अर्नियोलॉजी जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इसके तहत आपका पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेरेटोलॉजी वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं। ओंकोलॉजी आपका कैंसर का अध्ययन हो गया। टेरेंटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन। और ऑर्नियोलॉजी आपके पक्षियों का अध्ययन कहते हैं। ऑर्नियोलॉजी जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी, सेरोलॉजी, जियोलॉजी। जो हड्डियां हैं, हड्डियों का जो अध्ययन है वो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो हड्डियों का जो अध्ययन है वो आपके ऑस्टियोलॉजी ऑस्टियोलॉजी के अंदर किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी को क्या कहते हैं आपके, अस्थि या हड्डियों के अध्ययन को ओस्टियोलॉजी कहते हैं। ओस्टियोलॉजी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओरोलॉजी जो है आपकी, ओरोलॉजी, इसमें आपके पर्वत का अध्ययन होता है, पर्वतों का अध्ययन, पर्वतों का अध्ययन। नेक्स्ट है आपका सेरोलॉजी। सेरोलॉजी के अंतर्गत आपके रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन होता है, यानी कि आपके ब्लड ब्लड सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन, रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन, ये कहलाता है आपके सेरोलॉजी। नेक्स्ट है जियोलॉजी। जियोलॉजी के अंतर्गत आपके पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसके अंदर पाए जाने वाले पदार्थ, अंदर पाए जाने वाले पदार्थ, उनके अध्ययन को कहते हैं जियोलॉजी। ओके, तो यहाँ पर आपका ओस्टियोलॉजी हो गया, अस्थियों का अध्ययन यानी कि आपके हड्डियां, बोन्स, उनके अध्ययन को कहते हैं ओस्टियोलॉजी। ओरोलॉजी में आपका पर्वतों का अध्ययन आता है। सेरोलॉजी में आपके रुधिर सीरम, ब्लड सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। और जियोलॉजी में आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसके अंदर पाए जाने वाले पदार्थों के अध्ययन को जियोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन आपके विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? कौन सी गैस थी आपकी? मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन गैस जो थी वो आपकी प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी। और जबकि प्रेजेंट कौन कौन सी गैस उपस्थित थी आपकी? मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नियोन, ये सब गैसें वायुमंडल में उपस्थित थी। अनुपस्थित जो थी आपकी वो ऑक्सीजन गैस थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरी शैवाल, अमीबा, कवक या युगलीना। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है आपका नीलहरी शैवाल, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है आपकी नीलहरी शैवाल, ये पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी, जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। ये आपके ऐसे प्रथम जीव हैं पृथ्वी पर जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। और जब इन्होंने भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया, इसी प्रक्रिया से आपके
जो ऑक्सीजन गैस है वो वायुमंडल में फैलने लगी, और जब वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस फैलने लगी तो उसी कारण आपके अन्य जीवों का विकास हुआ, ये आपके अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि आपके नील, हरित, शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी ये पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हक्सले ने, डार्विन ने, लैमार्क ने या ह्यूगो डी व्रीज ने? तो विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी व्रीज ने। आपकी जो म्यूटेशन थ्योरी है, म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी दी थी आपके हॉलैंड के बोटेनिस्ट थे डी व्रीज, ह्यूगो डी व्रीज। ये कहाँ के थे? ये हॉलैंड के थे। ये आपके पादप शास्त्री थे, पादप शास्त्री, यानी कि ये कौन थे? बोटेनिस्ट थे, बोटेनिस्ट। हॉलैंड के रहने वाले पादप शास्त्री बोटेनिस्ट थे ह्यूगो डी व्रीज। इन्होंने आपके म्यूटेशन थ्योरी यानी कि विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। इनके अनुसार नई जाति, नई स्पीसीज की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा स्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्ती कहलाता है, यानी कि आपके म्यूटेंट कहलाता है। इन्होंने अपना प्रयोग सांद्रदे प्रिमोज, इवनिंग प्रिमोस पर किया था। तो आपके म्यूटेशन थ्योरी का प्रतिपादन करने वाले ह्यूगो डी व्रीज थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये हॉलैंड के रहने वाले थे और ये पादप शास्त्री थे, हॉलैंड के बोटेनिस्ट थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ह्यूगो डी व्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, डायनासोर थे। डायनासोर कौन थे? सीनोजोइक सरीसृप, पैलियोजोइक एम्फीबिया, मोसेजोइक पक्षी, मोसेजोइक सरीसृप। तो डायनासोर थे आपके मोसेजोइक सरीसृप। डायनासोर विशाल के सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स थे, रेप्टाइल्स, जो कि मध्यजीवी या मोसेजोइक इरा में थे। मध्यजीवी महाकाल को तीन कल्पों, ट्राइसिक कल्प, जुरेसिक कल्प तथा आपके क्रेटिशियस कल्प में बांटा गया है। तो डायनासोर आपके कौन थे? मोसेजिक सरीसृप थे और ये आपके कौन से युग में रहे? ये मोसेजोइक युग में रहे थे, मेसोजोइक युग में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है? तो यहाँ पर आपका सही क्रम जो है ये है आपका पादप जगत, संघ, वर्ग और आपका गण, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। जो पौधों का क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन हायरार्की ऑफ प्लांट, आपके पादप जगत, संघ यानी कि आपका प्लांट किंगडम, फिर आपका संघ है फाइलम, वर्ग, क्लास, उसके बाद आपका गण यानी कि ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आपका, ऑर्डर के बाद कुल आता है फैमिली, कुल, फैमिली, कुल के बाद आपका वंश, वंश यानी है कि आपके जीन्स, वंश के बाद है आपका जाति, स्पीसीज। ये आपके पौधों का वर्गीकरण पदानुक्रम है, जिसे आपके क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ हायरार्की, क्लासिफिकेशन हायरार्की ऑफ प्लांट्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया जो है उन्हें कैसे देखा जा सकता है? खाली आंख द्वारा, कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा, हैंड लेंस द्वारा, इनमें से कोई नहीं। जो सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया है उन्हें देख सकते हैं कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। जीवाणु बैक्टीरिया अति सूक्ष्म एवं साधारण जीव है। इनकी लंबाई सामान्यतः कितनी होती है? 0.5 से आपके 5.0 माइक्रोन।
कितनी लंबाई होती है इनकी? इनकी लंबाई होती है 0.5 से आपके 5.0 माइक्रोन तक होती है। कुछ जीवाणु 0.5 मिलीमीटर या इससे अधिक भी लंबे भी होते हैं। अधिकांश सूक्ष्म जीवाणु को कंपाउंड खुर्दबीन यानी कि आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, कंपाउंड खुर्दबीन के द्वारा सूक्ष्म जीवाणु जो आपके बैक्टीरिया होते हैं उन्हें देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। कारण है आपका, इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। कथन आपका सही है, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, पर आपका कारण गलत है। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है वो पाया जाता है। क्वेश्चन के आधार पर जीवाणु परपोषी यानी कि आपके हेट्रोटोपिक तथा स्वपोषित होते हैं। स्वपोषित जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा अकार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, आपके प्रकाश संश्लेषी तथा रसायन संश्लेषी। इन जीवाणुओं में आपके हरित लवक क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। कुछ जीवाणुओं में आपके क्लोरोफिल से मिलते जुलते रंग द्रव्य होते हैं, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं। तो आपका कारण गलत है। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक है आपका पाया जाता है। तो ये आपका गलत है। इन जीवाणुओं में आपका क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। इनमें आपके क्लोरोफिल से मिलते जुलते रंग द्रव्य होते हैं, जिसके कारण ये आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट वहां पर एब्सेंट होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ए सही है, कथन सही है, बट कारण आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं, ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं, ये फूल देने वाली व फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका कोई भी कथन बैक्टीरिया के बारे में सही नहीं है। बैक्टीरिया सबसे सरल, अति सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय आग जीव है, जिन्हें मोनेरा जगत में रखा गया है। कौन से जगत में आते हैं? ये मोनेरा जगत में आते हैं। जीवाणु हमारे लाभदायी एवं हानिकारक दोनों होते हैं, और इनके अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाणु के अध्ययन को कहते हैं, जीवाणु के अध्ययन को कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई सा भी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? समुद्री कुकम्बर यानी खीरा, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा या समुद्री बाघ? तो इनमें से मछली है आपके समुद्री घोड़ा, यानी कि सी हॉर्स जो है, सी हॉर्स, या आपके अश्वमीन हिप्पोकैम्पस को कहते हैं, जो कि एक वास्तविक अस्थि मीन आपकी बोनी फिश होती है। समुद्री घोड़ा जो है ये आपका बोनी फिश होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, समुद्री घोड़ा एक मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल, हम्पबैक व्हेल? तो यहाँ पर आपकी दांत वाली व्हेलों में सबसे विशालतम व्हेल है स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाली व्हेल है। पूर्ण वयस्क नर स्पर्म व्हेल लगभग आपके 50 से 55 फीट लंबी और 35 से 45 टन तक वजनी होती है। ये स्पर्म व्हेल जो होती है आपकी पूर्ण वयस्क नर, आपका 50 से 55 फीट लंबी होती है, फीट लंबी, और इसका वजन कितना होता है? 35 से आपके 45 टन तक इसका वजन हो सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्पर्म व्हेल आपकी विशालतम है। 50 से 55 फीट जो आपकी पूर्ण
वयस्क नर है जो आपकी कंप्लीटली एक होती है, वो आपके 50 से 55 फीट लंबी और 35 से 45 टन तक वजन उसके अंदर हो सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पर्म व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? चमगादड़, कौवा, चील या तोता? तो यहाँ पर आपका चमगादड़ जो है वो उड़ने वाले जीव होकर भी पक्षी वर्ग में नहीं आता। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाले एक स्तनधारी आपके प्राणी है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। आपका चमगादड़ जो है वो आपका पक्षी वर्ग में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? लोरिस, कंगारू, हैजहोग या एकिडना? तो आपका कौन सा स्तनधारी है जो अंडे देता है? वो है एकिडना। एकिडना आपका, एकिडना तथा प्लेटिप्स, एकिडना तथा प्लेटिप्स, ये आपके ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं। ऐसे स्तनधारियों को क्या कहते हैं? मोनोटर्म्स कहते हैं। जो आपके स्तनधारी हैं और वो अंडे देते हैं उन्हें कहते हैं मोनोट्रीम्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एकिडना ऐसा स्तनधारी है जो अंडे देता है, और एकिडना के साथ आपका प्लेटिप्स भी ऐसे स्तनधारी है जो अंडे देता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव सदृश लघुत्तम कपि है? गिबन, गोरिल्ला, चिंपैंजी या आपका ओरंग आउटन? तो ये है आपका गिबन। गिबन आपका मानव सदृश लघुत्तम कपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है? कौन से कुल में आती है नीलगाय? गाय, भेड़, बकरी या हिरन? तो नीलगाय आपके हिरन के कुल में आती है। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। नीलगाय आपकी विशालतम मृग प्रजाति है। मृग प्रजाति भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। मृग उन जंतुओं को कहा जाता है जिनमें आपके स्थायी सींग होते हैं, अर्थात हिरणों के श्रृंगामों के समान नील गाय के सींग हर साल गिरकर आपके नए सिरे से नहीं उगते। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलगाय जो है आपके हिरन के कुल में आती है और ये भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? हिरन, गीदड़, जेबरा या घोड़ा? तो आपका जो गीदड़ है इस जानवर में आपके खुर नहीं पाए जाते। गीदड़ को छोड़कर आपके सभी खुर वाले पशु हैं। गीदड़ आपके कुत्ते के परिवार की एक प्रजाति है। सामान्यतः गीदड़ों का वैज्ञानिक नाम कैनिस आइरिस है। इसका आपका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस आइरिस। गीदड़ का वैज्ञानिक नाम है कैनिस आइरिस। कैनिस आइरिस। और ये आपके गीदड़ के पैरों नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गीदड़ के अंदर, गीदड़ के आपके पैरों में खुर नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या है? आपका एक संधिपाद है, एक हेमिकॉर्डा है, सूलचर्मी है, एक मृदु कवची यानी कि मोलस्क है। तो ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस है आपका एक मृदु कवची यानी कि मोलस्क है। ऑक्टोपस एक मृदु कवची मोलस्क जंतु है जिसे डेविल फिश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डेविल फिश। डेविल फिश के नाम से जानते हैं। इसमें आपके यह एक सिफेलोपोड मोलस्क है जिसमें 8 मुखीय भुजाएं पाई जाती हैं। इसके सिर में मुख तथा 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी भुजाओं पर 2 पंक्तियों में चूषक पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ऑक्टोपस एक मृदु कवची मोलस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, सबसे बड़ा अकशेरुकी है? ऑक्टोपस, स्क्विड, कोरल या जेलीफिश? तो सबसे बड़ा अकशेरुकी है आपका स्क्विड। आपके कोलोसल स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी प्राणी है। ये आपका अधिकतम 12 से 14 मीटर तक लंबा हो सकता है। कितना लंबा हो सकता है? आपके 12 से
14 मीटर तक लंबा हो सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्क्विड आपका अकशेरुकी सबसे बड़ा अकशेरुकी प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी या आपका मच्छर। तो इनमें से जो आपका एक कीट नहीं है वो है मकड़ी। मकड़ी आपकी एक जंतु है, ये आपके कीट नहीं है, मकड़ी एक जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? छिपकली, तिलचट्टा, घरेलू खटमल या मच्छर। तो कौन सा जीव है जिसका रक्त सफेद होता है? वो है आपका तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच। कॉकरोच के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता और इसका रंग भी लाल नहीं होता, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता। तिलचट्टा जो है इसका खून जो है वो आपके ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करता और इसका रंग लाल भी नहीं होता, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तिलचट्टा जो है इनका रक्त रंगहीन या सफेद रंग का होता है। आपका रक्त रंगहीन भी हो सकता है या सफेद भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है? टसर रेशम, गोसामर रेशम, मूंगा रेशम या अहिंसा रेशम। तो मकड़ियां जिस रेशम का उत्पादन करती हैं वो कहलाता है आपका गोसामर रेशम। रेशम आपका प्रोटीन निर्मित फाइबर है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गोसामर रेशम कहा जाता है। रेशम के अन्य प्रकार आपके मलबरी रेशम है, टसर रेशम है, इरी रेशम है या आपका मूंगा रेशम है। और जो मकड़ियों के द्वारा उत्पादित किया जाता है उसे कहते हैं गोसामर रेशम, यानी कि यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है गोसामर रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता? रेशम, शहद, लाख या मोती। तो जो आपका मोती है ये कीटों से प्राप्त नहीं होता। रेशम के कीट से रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम का कीट आपके शहतूत के पत्तों पर पनपता है। और जो आपका लाख होता है ये कैरिया लैक्का एवं लैसिफर लैक्का नामक कीट द्वारा प्राप्त होता है। लाख किसके द्वारा प्राप्त होता है? एक ये आपके लाख जो है कैरिया लैक्का, कैरिया लैक्का, कैरिया लैक्का, कैरिया लैक्का और आपका एक कैरियर लैग का है और आपका लेसिफर लैग का, लेसिफर लैग का, लेसिफर लैग का। ये आपके दो कीट हैं। इन कीटों से आपके क्या प्राप्त होता है? लाख प्राप्त होता है। मधुमक्खियां सामाजिक कीट हैं जो आपके फूलों से मकरंद एकत्रित करके आपके शहद का निर्माण करती हैं। मोती आपके मोलस्का संघ के जीव पिंक टैडा या आपके पर्ल ओयस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। मोती जो है ये आपके कीट नहीं जंतु द्वारा प्राप्त होता है, जो कि आपके मोलस्का संघ के जीव होते हैं। मोलस्का संघ के जीव कौन कौन होते हैं आपके? एक है आपका पिंक टैडा, पिंक टैडा, पिंक टैडा और आपका या पर्ल ओयस्टर, पर्ल ओयस्टर, पर्ल ओयस्टर, पर्ल ओयस्टर द्वारा प्राप्त होता है। तो रेशम आपका रेशम का कीट होता है जो आपके शहतूत के पत्ते पर पनपता है, उससे प्राप्त होता है। शहद आपके मधुमक्खी जो होती है वो फूलों से मकरंद एकत्रित करके शहद का निर्माण करती है। लाख आपका कैरिया लक्का और लेसिफर लैक्का नाम के दो कीट हैं जिनके द्वारा प्राप्त होता है लाख। और मोती जो है आपका ये मोलस्का संघ के जीव हैं जिनके द्वारा लाख सॉरी मोती प्राप्त किया जाता है, वो है आपके पिंक टैडा या पर्ल ओयस्टर, इनके द्वारा मोती प्राप्त किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मोती कीटों से प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा
मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती है, मादा पौधों का आपके रस चूसती है, मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन आपका सही है। तो यहाँ पर आपका दूसरा कथन जो है आपका केवल मादा रक्त चूसती है, एक है आपका नर की अपेक्षा मादा के दाने बड़े होते हैं। ये दो कथन आपके सही हैं, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही है। केवल दो और पांचवा कथन सही है। केवल मादा मच्छर ही गर्म रुधिर वाले कशेरुकियों पक्षी एवं स्तनियों का रुधिर चूसती है और बाह्य परिजीवी के रूप में होती है। नर मच्छर रुधिर नहीं चूसते, ये अपना पोषण फूलों के रस से करते हैं। कभी कभी मादाएं भी फूलों का रस चूसती हैं। मादा मच्छर के दाने सामान्यतः नर मच्छर से बड़े होते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल दूसरा और पांचवा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं मरुदभिद जानवर, वृक्षावासी जानवर, बिल बनाने वाले जानवर या स्थलीय जानवर। तो रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं मरुदभिद जानवर। ज़ेरोकोल या मरुदभिद रेगिस्तान में रहने के अनुकूल किसी पशु के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाने वाला सामान्य शब्द है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मरुदभिद जानवर जो है आपके ज़ेरोकोल। ये रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवरों को कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। सबको पता है ऊंट है आपका। ऊंट जो है ऊंट आपका बिना पानी पिए रह सकता है, लेकिन यहाँ पर आपका सबसे लंबी अवधि तक कौन सा जानवर रह सकता है, वो है आपका कंगारू चूहा। कंगारू रैट जो है ये बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है, जिसके कारण यह प्राय आपके ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। उसमें यह अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र की विशेष संरचना एवं कार्य प्रणाली के कारण होती है। तो कौन सा जानवर है जो आपके बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है, वो है आपका कंगारू चूहा, यानी कि कंगारू रैट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सांप के वे जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है चिंबक स्थित दंत के, तालु दंत के, श्वानीय दंत के या आपके जंभिका दंत के। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जंभिका दंत के। विषैले सांप में ऊपरी जबड़े की मैक्सिली हड्डियों से 1 से 3 जोड़ी आपके बड़े व पीछे की ओर मुड़े हुए पॉइजन फैंग्स यानी कि विषदंत तालु से मुख ग्रासन गुहिका में उभरे रहते हैं। ये मैक्सिनरी दंत ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियों से संबंध होते हैं। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी सांप के जहरीले विषदंत, ये जंभिका दंत का रूपांतरित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है। यीस्ट आपका किण्वन से संबंधित है, कैसीन दुग्ध प्रोटीन है, एलोवेरा आपके आवृत बीजी है, घटपर्णी आपके परजीवी आपके आवर्त बीजी है। यहाँ पर जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी घटपर्णी आपके परजीवी आवर्त बीजी नहीं है। घटपर्णी या नेपथीन्स का पौधा परजीवी नहीं बल्कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। वह प्राय ऐसे स्थान पर उगता है जहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति वह कीटों को पचाकर करता है। तो यहाँ पर आपका घटपर्णी परजीवी आवृत बीजी नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अमरबेल तना परिजीवी है, चंदन आपके जड़ परिजीवी है, ऑर्किड जो है आपका अधिपादप एपीफाइट है, घटपर्णी आपके जलोदविद है। तो यहाँ पर आपका जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी घटपर्णी जो है आपके जलोदविद नहीं है। घटपर्णी आपके नेपथीन्स कुल का
कीट भक्षी पौधा है। घटपर्णी क्या है? ये कीट भक्षी पौधा है। कीट भक्षी पौधा है। और ये आपके ये पौधे मुख्यतः शाक होते हैं, हर्ब्स होते हैं। ये क्या है आपके? ये पौधे मुख्यतः हर्ब्स यानी कि आपके शाक होते हैं और दलदली या अधिक नम स्थानों पर उगते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। घटपर्णी आपके जलोद्भिद नहीं होते। ऑप्शन डी आपका सही सम्मिलित नहीं है। चंदन आंशिक मूल परिजीवी पार्शियल रूट पैरासाइट है। चंदन पार्शियल रूट पैरासाइट है। ओके। अमरबेल तना परिजीवी है और ऑर्किड आपके अधिपादप यानी एपिफाइट होता है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यही सही सुमेलित नहीं है। घटपर्णी कीटभक्षी पौधा है और ऐसे पौधे हर्ब्स कहलाते हैं, शाक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? निक्टेनिथिस, नीलुम्बो, निकोटियाना या नेफेथिन्स। तो आपका कीटभक्षी पौधा जो है वो आपका है नेफेथिन्स। नेफेथिन्स एक पुष्पीय पौधा है। ये एक फ्लावरिंग प्लांट है। फ्लावरिंग प्लांट है। नीलुम्बो एक जलीय पौधा है। नीलुम्बो क्या है आपका? ये एक जलीय पौधा है। और निकोटियाना एक शाकीय पौधा है। निकोटियाना शाकीय यानी हर्ब्स है, शाकीय पौधा। और नेपथिन्स एक मांसाहारी कीटभक्षी पौधा है। नेपथिन्स क्या है आपका? ये एक मांसाहारी कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधा है आपका नेपथिन्स। और जो आपका निकेटिन्स है ये है आपका फ्लोरिंग प्लांट। नेपथिन्स आपका फ्लोरिंग प्लांट नहीं है, ये मांसाहारी कीटभक्षी पौधा है। ये है आपका निक्टेटिन्स, ये आपका फ्लावरिंग प्लांट है, पुष्पीय पौधा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कीटभक्षी पौधा आपका नेफेथिन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, नेफेथिन्स खसियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है ये? हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, मेघालय में या उत्तर प्रदेश में? तो ये पाया जाता है आपके मेघालय में। नेपथिन्स खसियाना घटपर्णी भारत के मेघालय राज्य के गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। मेघालय के खासी गारो खासी एवं जयंतिया जयंतिया पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है ये पौधा? आपके मेघालय में गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ी के क्षेत्र में पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधों को पकड़ते हैं तथा उनका भक्षण करते हैं? जो कीटभक्षी पौधे होते हैं, मांसाहारी पौधे होते हैं, वो किस तत्व की कमी पूरी करने के लिए कीटों को पकड़कर खाते हैं? मैंगनीज, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम या सल्फर? तो करेक्ट है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। कीटभक्षी पौधे प्राय ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए ही ये कीटों को मारकर उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। और जो कीटभक्षी पौधे हैं, लगभग आपके 440 जातियों का पता लगाया जा चुका है। कीटभक्षी पौधे जो हैं उनकी 440 जातियों का पता लगाया जा चुका है। और भारत में ये पौधे पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं। भारत में ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं। जैसे आपके दार्जिलिंग, नैनीताल, कश्मीर आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। जैसे आपका दार्जिलिंग दार्जिलिंग और आपका कश्मीर, नैनीताल।
जो भारत के पूर्वोत्तर इलाके हैं, पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं। और इनके अलावा दार्जिलिंग, कश्मीर और नैनीताल में भी ये पाए जाते हैं। और इनका उदाहरण क्या है कीटभक्षी पौधे? ये है आपका नेपेथिन्स। नेपेथिन्स भी आपका कीटभक्षी पौधा है। एक है आपका डायोनिया, डायोनिया। और आपका ड्रोसेरा, ड्रोसेरा। और आपका यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया। ये आपके कुछ उदाहरण हैं कीटभक्षी पौधों के, नेपथिन्स, डायोनिया, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया आदि। और ये आपके नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए ही कीटभक्षी पौधों को पकड़कर, कीटों को पकड़कर उनका भक्षण करते हैं, क्योंकि ये ऐसी जगह पर उगते हैं जहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये वहां पर कीट पकड़कर उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। और भारत अभी तक इनकी 440 जो प्रजातियां हैं उनका जातियों का पता लगाया जा चुका है। और ये भारत में, पूर्वोत्तर भारत में और आपके दार्जिलिंग, कश्मीर और नैनीताल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए कीटों को पकड़ते हैं और उनका भक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है, वह है डुप, हेस्पेरिडियम, नट या एक बीजी बेरी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है कौन सा प्रकार है वो फलों का जिसमें लीची को रखा जा सकता है, वो है आपका डुप। लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है। ये सोप बेरी परिवार का सदस्य है। यह एक प्रकार का ड्रूप है। ड्रूप ऐसे फल को कहते हैं जिसके भारी छिलके और गूदे के अंदर एक सख्त गुठली हो। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ड्रूप। ड्रूप प्रकार में आपके लीची को रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है, जड़, फल, पुष्प या तना? तो पौधे का कौन सा भाग है जिससे हल्दी प्राप्त होती है? हल्दी प्राप्त होती है आपके तने से। पौधे के तने के भाग से हल्दी को प्राप्त किया जाता है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा जो होता है आपका प्रकंद होता है। हल्दी का खाने वाला पार्ट जो होता है उसे प्रकंद कहते हैं, राइजोम, जो कि एक अंतभौमिक रूपांतरित तने का प्रकार है। हल्दी का ये प्रकंद जो होता है ये खाने वाला भाग होता है, राइजोम कहते हैं जिसे। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, पौधे के जो तना है वहां से हल्दी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे कहते हैं बल्ब, ट्यूमर, कोर्म या राइजोम। तो वो है आपका राइजोम। वनस्पति विज्ञान में प्रकंद राइजोम से तात्पर्य अंतभूमिक पौधे के तने से है, जो सामान्यतः भूमि के अंदर पाया जाता है। यह प्राय अपनी जड़ों और गांठों द्वारा भूमि से बाहर निकलता है। ये आपके अदरक और हल्दी जो है ये प्रकंद के उदाहरण हैं। प्रकंद के उदाहरण यानी कि राइजोम के उदाहरण आपका अदरक, अदरक और हल्दी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे राइजोम कहते हैं, प्रकंद कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है, आलू, शकरकंद, बंडा या आपके जिमीकंद? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है शकरकंद। शकरकंद आपके कोवोलुवेल्सी कुल का एक वर्षीय पौधा है। यह अनुकूल परिस्थितियों में बहुवर्षीय सा व्यवहार कर सकता है। यह एक समपुष्प पौधा है। इसकी रूपांतरित जड़ की उत्पत्ति चने की पंसर संधियों से होती है, जो जमीन के अंदर प्रवेश कर फूल जाती है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि शकरकंद अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से रूपांतरित जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है, गन्ने का,
अदरक का, आलू का या शकरकंद का? तो आपके कौन सा पादप है जिसका संग्रह अंग तना नहीं है? वो है आपका शकरकंद। गन्ना, आलू एवं अदरक तने का रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंग तना है, जबकि शकरकंद का संग्रह अंग जड़ है। यह मूल आपके मूलांकुर से विकसित होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शकरकंद का संग्रह अंग जो होता है, शकरकंद का संग्रह अंग होता है आपका जड़, जड़ होता है। और बाकी आपके गन्ने, अदरक और आलू का इनका संग्रह अंग क्या होता है? इनका संग्रह अंग होता है तना। इनका संग्रह अंग होता है तना। तो यहाँ पर शकरकंद का संग्रह अंग तना नहीं होता, इसका संग्रह अंग है जड़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शकरकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा तना है? शलजम, अदरक, गाजर या शकरकंद? तो इनमें से एक तना कौन है आपका? ये है अदरक। अदरक तने का रूपांतरण है, अर्थात इसका संग्रह अंग तना है, जबकि शलजम, गाजर एवं अदरक जड़ों की श्रेणी में आते हैं। अदरक जो है आपका ये तना है, इसका संग्रह अंग तना है, बाकी शलजम, गाजर और शकरकंद ये आपके जड़ों की श्रेणी में आते हैं। ये जड़ों की श्रेणी में आते हैं, और जो अदरक है आपकी ये तने की श्रेणी में आती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अदरक आपका प्रकंद है, प्याज मांसल पर्ण है, आलू आपका मूल है और नारियल भ्रूण पोष है। तो यहाँ पर आपका बताना है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका सुमेलित नहीं है वो है आपका आलू। आलू मूल नहीं है। आलू का खाने वाला भाग कंद होता है, ना कि मूल। आलू का खाने वाला भाग आपका कंद होता है, रूपांतरित तना। रूपांतरित तना, ना कि मूल। तो सही है आपका, बाकी सब सही है। अदरक आपका प्रकंद होता है, प्याज मांसलपन और नारियल में आपके भ्रूणपोष खाने वाला पार्ट होता है। आलू में आपका जो खाने का भाग है वो मूल नहीं होता, कंद होता है, और यही आपका सही सुमेलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, माइक्रोराइजा एक सहजीवी संबंध है, शैवाल और पौधों के मध्य, शैवाल और कवक के मध्य, कवक और पौधों के मध्य, नीलहरित शैवाल और कवक के मध्य। तो माइक्रोराइजा जो है आपका, माइक्रोराइजा किसके बीच एक सहजीवी संबंध है? ये है आपके कवक और पौधों के मध्य। कवक मूल्य माइक्रोराइजा कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य उपयोगी फंक्शनल एसोसिएशन है, जिससे वे एक दूसरे से लाभान्वित होते रहते हैं। इसमें जो कवक होते हैं, फंगस मृदा से खनिज लवण तथा जल को सोखकर उच्च स्तरीय पादपों को पहुंचाता है, जबकि उच्च स्तरीय जो पौधे हैं ये बदले में भोज्य पदार्थ तैयार कर कवक को उपलब्ध कराते हैं। इसमें आपके कवक जो है, दोनों कवक और पौधों के मध्य संबंध है। कवक क्या करते हैं? वो मृदा से खनिज लवण तथा जल को सोखकर उच्च स्तरीय पौधों को पहुंचाते हैं, उसके बदले में पौधे भोज्य पदार्थ तैयार करके कवक को उपलब्ध कराते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, माइक्रोराइजा जो है एक सहजीवी संबंध है और ये आपके कवक और पौधों के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? अदरक आपका राइजोम है, केसर बीज है, अफीम अफीम की डूडी है, सन आपका तना होता है। तो यहाँ पर आपका जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका केसर बीज होता है। केसर एक मसाला है। केसर क्या है आपका? केसर एक मसाला है जिसे सैफरन क्रोस के पुष्प की वृद्धि का स्टाइल या स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। इस पौधे का वनस्पति नाम क्या है आपका? क्रोकस सैटाइवस। क्रोक्स सैटाइवस।
फूल के स्त्री भागी जाइनोसियम से ये प्राप्त होता है, जो बीज बनाने वाला भाग है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। केसर बीज नहीं है, ये एक मसाला है जिसे आपके सैफरन क्रोक्स के पुष्प से किसे प्राप्त किया जाता है, केसर को। ये एक आपका सैफरन क्रोक्स पुष्प होता है। सैफरन क्रोक्स, सैफरन क्रोक्स पुष्प जो है उसके वर्तिका यानी कि स्टाइल, वर्तिका, वर्तिका स्टाइल या आपके तथा वर्तिकाग्र स्टिग्मा, वर्तिकाग्र स्टिग्मा, स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। और इस पौधे का वनस्पतिक नाम क्या होता है, क्रोक्सटाइवस होता है, जो कि इरिडस कुल के अंतर्गत आता है। किस कुल के अंतर्गत आता है क्रोक्सटाइवस, ये आपके इरिडेसी कुल के अंदर आता है, इरिडेसी कुल। ओके। और केसर आपके क्रोक्सटाइवस फूल के स्त्री भाग जाइनोसियम से प्राप्त होता है, जो आपका बीज बनाने वाला भाग है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसर बीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है, क्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक, फ्लोरीन यौगिक या आपका एसिटिक एसिड। तो आपका जो लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण है वो है आपका सल्फर यौगिक। लहसुन गार्लिक की अभिलक्षणिक गंध स्मेल का जो कारण है, उसका कारण गंधक यौगिक सल्फर कंपाउंड है, सल्फर कंपाउंड। इसके अलावा आपके प्याज, सरसों के तेल आदि में भी सल्फर पाया जाता है। ये सल्फर कंपाउंड और किस में पाए जाते हैं, आपके प्याज में और आपके सरसों के तेल में, सरसों के तेल आदि में, इसमें भी आपके सल्फर पाया जाता है। तो लहसुन जो है गार्लिक की स्मेल अभिलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक, सल्फर कंपाउंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सल्फर यौगिक लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है। और ये लहसुन के अलावा प्याज और सरसों के तेल में भी पाया जाता है सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। जब प्याज काटते हैं या उसके छिलके उतारते हैं तो आंख में से आंसू आते हैं, क्योंकि प्याज क्या निष्कासित करता है, क्या रिलीव करता है प्याज, सल्फोनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल, एमिनो अम्ल या कार्बोलिक अम्ल। तो जो प्याज है वो आपके सल्फेनिक अम्ल निष्कासित करता है। प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम निष्कासित होता है। जब प्याज के छिलके उतारते हैं या प्याज काटते हैं तो सिंथेज नामक एंजाइम निष्कासित होता है। सिंथेज एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फोक्साइड अमीनो को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अस्थायी सल्फेनिक अम्ल अपने को पुनः व्यवस्थित कर आपके ये साइन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड का निर्माण करता है, जिससे आंख में आंसू उत्पन्न होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू इसलिए आते हैं क्योंकि प्याज आपके सल्फोनिक अम्ल निष्कासित करता है और इसमें सिंथेज नामक एंजाइम है जो प्याज को काटने पर आपके निष्कासित होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फेनिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है लाइकोपिन की उपस्थिति, कैप्सिसिन की उपस्थिति, कैरोटीन की उपस्थिति या एंथोसिन की उपस्थिति। तो मिर्च की तीक्ष्ण या तीखा स्वाद एक क्रिस्टलीय पदार्थ कैप्सिसिन की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण होता है, कैप्सिसिन की उपस्थिति के कारण होता है। C18H27NO3 ये इसका रासायनिक सूत्र है। यानी कि कैप्सिसिन की उपस्थिति के कारण ही मिर्च तीक्ष्ण या तीखा स्वाद देती है। ये एक आपका क्रिस्टलीय पदार्थ है। कैप्सिसिन जो है ये
क्रिस्टलीय पदार्थ है। क्रिस्टलीय पदार्थ। और इसकी उपस्थिति के कारण ही मिर्च का स्वाद तीक्ष्ण होता है, मिर्च तीखा स्वाद देती है। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो क्लास लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और अगर आपने अभी तक भौतिक और रसायन विज्ञान की क्लासेस नहीं देखी हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, काफी इम्पोर्टेंट क्लास थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।